morning. Good morning to all of you. OSI मॉडल की 4 लेयर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए. उसके बाद हम आपकी रेस्ट ऑफ द लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर विल बी डिस्कस्ड. एंड आफ्टर दैट चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम, स्पेशली इन स्टैटिक चैनल एलोकेशन. कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रही थी फॉर्मूला में, फॉर्मूला किस तरह से उसमें वैल्यू आ रही है, फॉर्मूला का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सिम्टम्स क्या है, सिंबल्स के मीनिंग क्या है, वो डिस्कस करेंगे. एंड आल्सो CSMA, कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस, कुछ लोग को यहाँ पे भी डाउट था, इसको भी रिवाइज कर लेंगे. So, fifth layer is your session layer. ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि आपकी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर इज नेटवर्क सपोर्ट लेयर, एंड द अपर 3 लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर आर यूजर सपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर इज मैकेनिज्म बिटवीन लोअर लेवल ऑफ लेयर्स, जो फर्स्ट 3 लेयर्स है, एंड द अपर लेवल लेयर्स, जो कि आपकी बची हुई ऊपर की 3 लेयर है. तो कुछ अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर को भी यूजर सपोर्ट लेयर में कंसीडर किया गया है, लेकिन ये एक ब्रिज, एक मैकेनिज्म है टू सपोर्ट द लेयर्स जो लोअर लेवल की हैं एंड अपर लेवल लेयर्स हैं. कम टू द सेशन लेयर, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द लेयर नोन एज लोअर लेवल लेयर, जो कि आपकी फिजिकल लेयर,
data link layer and network are not sufficient for some process. So the session layer in the network dialog controller, it establish, maintains and synchronize the interaction between communicating systems. So the role or functionalities of session layer, first one is dialog control. Means this layer, session layer allows two systems to enter into a dialogue. It allows the communication between two processes to play either in half duplex, mean one way at a time, or full duplex, मतलब two way at a same time. जैसे कि आप अगर अभी जब सॉफ्टवेयर भी डेवलप करेंगे, आप लोग ने पता नहीं उसमें कुछ प्रोविजन किया है नहीं किया, लेकिन जैसे ही आप .NET फ्रेमवर्क पे वर्क करेंगे या JSP को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको सेशन डिसाइड करना पड़ता है फॉर योर फॉर्म. जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पेज बनाएंगे, वहां पे आप सेशन अलॉट कर देंगे कि इतने टाइम ड्यूरेशन तक ही पेज अवेलेबल रहेगा यूजर के लिए. उसके बाद whenever you are not fire any event, कोई भी ट्रिगर फायर नहीं होगा, कोई इवेंट फायर नहीं होगा, तो वो आपका सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रोसेस अभी आप करेंगे. तो दिस प्रोसेस इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ सेशन लेयर. सेशन लेयर का मेन काम ही यही है कि डायलॉग को कंट्रोल करता है. मीन्स ये चेक करता है कि वॉट एवर रिसोर्स इज एलोकेट टू एनी प्रोसेस और यूजर, so it is limited, it is for limited time, it is not for indefinite time. Otherwise another resource or user can wait या may wait for unlimited time, or there may be arise some condition or situation of deadlock. So that why dialog control is very important and necessary task during software development, which is performed with the help of session layer. नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट है सिंक्रोनाइजेशन. इसकी दो ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, पहला डायलॉग कंट्रोल और सेकेंड वन इज द सिंक्रोनाइजेशन. द सेशन लेयर अलाउज अ प्रोसेस टू ऐड चेक पॉइंट्स. मीन्स जैसे कि आप जब क्वेरी भी लिखते हैं या आपने अगर सिंपल सा PL SQL का प्रोग्राम भी लिखा होगा, तो डिफरेंट प्लेस में आपने एक चेक पॉइंट्स लगा के रखा होगा, चाहे ऑटो सेव हो या कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि इवेंट गलत फायर हो गया हो, तो उस पर्टिकुलर लाइन तक का, उस पर्टिकुलर कोड तक का प्रोसेस आपका रोल बैक हो जाएगा या अंडू हो जाएगा. तो these प्रोसेस आर नोन एज चेक पॉइंट्स. दिस इज कॉमन एग्जांपल ऑफ चेक पॉइंट. सो दिस अलाउज a process to add checkpoints into stream of data. मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होगा, वहां पे कहीं ना कहीं आप एक चेक पॉइंट लगा देंगे to validate and also authenticate the actual data whatever sent by the sender into the receiver end with a particular time allotted, which is already done by the concept dialog control. Next है sixth layer is your presentation layer. This is the sixth layer. The presentation layer is concerned with the syntax and semantic of information exchange between the sender and receivers or two systems or two devices into the network, whatever you design. There are different and important responsibilities of presentation layer. First one is translation. The process in two devices are usually exchange information in the form of character string, numbers and another form, text के form में भी होगा. The information should be changed to bit stream before being transmitted. Because different system or computer or station use different encoding system, the presentation layer is responsible for interoperability between these different encoding methods. The presentation layer at the sender changes the information from its sender dependent format into a common format. ये काम भी इन्हीं का होता है.
ये ऑलरेडी पता होता है कि रिसीवर एंड को कि जो सेंडर एंड है वो किस फॉर्मेट में डेटा सेंड कर रहा है टू सेव फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पर्सन. The presentation layer at the receiving machine changes the common format into receiving dependent format. ये सारा काम ट्रांसलेशन के थ्रू होता है एंड इट इज डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर कि डेटा को प्रेजेंट किस तरह से करना है. सेम आपके लिए भी है कि आपने अपना डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट टेबल बनाई हुई है. जब भी हम एक रिपोर्ट की बात करते हैं, जितने लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है उन सब से मैंने जरूर ये पूछा है कि आपने एक्चुअल में रिपोर्ट क्या क्या बनाई है, यानी इसका मेन पर्पस क्या है. सिंपल मैं हर बार एग्जांपल देता हूं पीपलसॉफ्ट का, क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर और अवेयर हैं. बहुत सारे टास्क उसी में परफॉर्म होते हैं जिनसे आप और हम दोनों लोग साथ ही साथ इंटरेक्ट करते हैं. बाकी हम किसी चीज को अगर आप सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल देंगे तो हो सकता है आप उसको जब तक इमेजिन करें चीजें वॉश आउट हो जाए, लेकिन पीपलसॉफ्ट से हम और आप साइमल्टेनियसली एट ए टाइम इंटरेक्ट होते हैं. तो सिर्फ नंबर फीड कर देना, मार्क्स फीड कर देना, अटेंडेंस फीड कर देना ही टास्क नहीं है पीपलसॉफ्ट का. डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट, किसके किस फील्ड में कितने मार्क्स हैं, कंसोलिडेटेड परसेंटेज क्या बन रहा है, कौन किस क्लास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. कुछ ऐसे लोग भी हैं, इट इज आल्सो नोटिस दैट दे आर अनेबल टू अटेंड द क्लास. वो कोई भी रीजन हो बट वो क्विज जरूर देते हैं. अभी लास्ट हमारी क्विज हुई थी, क्विज 1, उसमें 56 स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स ने क्विज दी थी पूरे, कोई बच्चा अब्सेंट नहीं था. लेकिन उसके बाद जो क्लास हुई वहां पे जो है अटेंडेंस में वेरिएशन था, कहीं 54 थे, कहीं 53 थे, कहीं 52 थे. ये सब कुछ नोटिस में है बिकॉज ऑफ आवर द सॉफ्टवेयर जो वट एवर वी आर यूजिंग नोन एज पीपलसॉफ्ट, सिर्फ उसी के थ्रू ही है. इवन मेरी क्लास में भी उस दिन जब प्रेजेंटेशन था, साथ ही साथ 2 ट्यूट क्लास भी थी, उसमें भी फुल अटेंडेंस नहीं थी, फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन क्विज में सब लोग थे. तो ये कैसे पता चल गया? ये रिपोर्ट एक निकली, रिपोर्ट से मैच किया गया और तब हम इस रिजल्ट में पहुंचे कि हाँ कुछ लोग कुछ न कहीं कहीं मैनिपुलेशन कर रहे हैं. कल की क्लास में भी जो कल हमने आपका एक SPQ सरप्राइज क्विज क्यूब जो 5 था वो प्लान किया था, उसमें भी बच्चे जो क्लास में नहीं थे वो भी, उनका भी मैंने क्विज पेपर देखा, नंबर भी मैंने आपने देखा होगा अपलोड कर दिया पीपलसॉफ्ट में, स्कोर भी रिलीज कर दिया है. तो ये सब नोटिस्ड है क्योंकि हमने रिपोर्ट इस तरह से बना के रखी है यार, इसमें इस तरह की प्रोविजन है कि किसी भी टाइप की रिपोर्ट हम वहां से निकाल सकते हैं. तो मेन काम यही होता है कि प्रेजेंटेशन कंसोल एंड पे, रिसीवर एंड पे क्या होता है, अंदर हमने क्या रखा, क्या प्रोविजन किया, हमने सिर्फ एक डेटा एंट्री कर दी है. ठीक है, उसमें भी जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर क्लास कोड में जाते हैं तो उसकी क्लास आईडी बनी होती है, वो किस टेबल में डेटा सेव हो रहा होता है, किस फॉर्म में होता है. आपने सभी ने क्विज 60 मार्क्स में दी थी, लेकिन हमने उसको 30 में कन्वर्ट कर दिया, वो भी प्रोविजन है वहां पे. तो ये सब जितना भी होता है दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन, कि कंसोल पे, कंसोल जो आपका रिसीवर एंड है वहां पे डेटा किस तरह से आपको डिस्प्ले होगा. क्वेरी में भी आपने देखा था कि जैसे एग्जाम्पल दिया गया होगा या क्वेरी आपकी सॉल्व कराई होगी कि आपने डेटाबेस में सैलरी नाम का एक कॉलम था, उसमें आपने सैलरी इनपुट की. सैलरी या तो एनुअल होगी या मंथली होगी. अगर मंथली होगी तो हम अगर एनुअल कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, मंथली की जो भी सैलरी है उस कॉलम में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें कॉलम का नाम चेंज होकर के आएगा. अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो उसमें जो कॉलम की हेडिंग होगी या जो हेड होगा उसमें आपके सैलरी इंटू 12 लिख करके आएगा. लेकिन जैसे ही आप एलियास, एक उसमें एलियास नेम की प्रॉपर्टी होती है डेटाबेस में, जैसे ही आप एलियास नेम की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और उसके बाद एलियास नेम दे देंगे कि दिस इज ग्रॉस सैलरी, दिस इज एनुअल इनकम, तो कंसोल सिस्टम पे, रिसीवर एंड सिस्टम पे इसी हेड के अंदर वो सैलरी आपको डिस्प्ले होगी. दिस प्रोसेस इज नोन एज translation and this process is also known as in the term of database is data manipulation. Second one is encryption. जो भी इनकोडिंग की बात हुई थी, एक तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दूसरा इंक्रिप्शन. ये सारा काम भी प्रेजेंटेशन लेयर ही करता है. सो टू कैरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन, a system or station must be able to assure privacy.
Encryption means that sender transform the original information to another form and send the resulting message out over the network. Decryption reverse the original process to transform the message back to its original form. इंक्रिप्शन से आप सभी लोग अवेयर हैं. इंक्रिप्शन होता ही इसीलिए क्योंकि आपका बहुत सोफिस्टिकेटेड इंपॉर्टेंट डेटा होता है. Besides making different arrangement and taking different measures, precautions, there is still some possibility to access or hack your important sophisticated data by some unauthorized person. So to prevent this type of data, जो important data है, आप इंक्रिप्शन या इनकोडिंग को इम्पोज करते हैं अपने ओरिजिनल डेटा में. वो डिफरेंट उसके पैटर्न है. आगे हम लोग जब सिक्योरिटी इसकी पढ़ेंगे तो बता दिया जाएगा किस तरह से होता है इंक्रिप्शन, किस तरह होता है. कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर दी जाती है, उनका फॉर्मेट चेंज हो जाता है. कुछ बिट्स आपकी इटैलिक रहती हैं. इटैलिक का ये मतलब नहीं हो रहा है कि वो अलग से हैं, वो एक्स्ट्रा बिट है, हो सकता है वही डेटा हो. ये डिपेंड करता है कि सेंडर किस लेवल की इंक्रिप्शन को फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट है कंप्रेशन. Compression. Data compression reduce the number of bits to be transmitted. Data compression becomes particularly important in transmission of multimedia such as text, audio and video. ये सब आप सब लोग अवेयर है, प्रैक्टिकली भी अवेयर है. मैं भी जब बहुत बड़ा अब ये फाइल बन जाती है, जब बहुत बड़ा वीडियो हमारा बन जाता है तो मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ. तो कंप्रेस से क्या होता है कि इसकी साइज छोटी हो जाती है. इट इज इजी टू मी एंड यू. मुझे भी सेंड करने में आसानी रहता है और आपको भी ये बहुत इजीली एक्सेस करने में और डाउनलोड करने में कन्वीनियंट रहता है. आप भी इसको अच्छे से कन्वीनियंट करते हैं. बस ये इसमें थोड़ी सी अंतर है, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा कि जो क्वालिटी है मीन्स नंबर ऑफ पिक्सल्स, ग्राफिक्स आप सबने सब पढ़ा है, वो रिड्यूसेस हो जाते हैं तो पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है. हालांकि मैं साउंड क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, साउंड क्वालिटी लगभग हमारी वही रहती है. थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है और डेटा को मैं बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं करता हूँ, बहुत ज्यादा रिड्यूस करके नहीं भेजता हूँ. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी हमारा जो वीडियो बनता है वो एचडी क्वालिटी का होता है. आपने देखा होगा वो हाईली एचडी क्वालिटी का वीडियो है. अगर आपके यहाँ नेटवर्क सही से आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ सही होता है. अगर कोई भी ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसा स्टूडेंट हो, उसके बाद भी जो उसके पास स्पेस है या वो आसानी से उसका नेटवर्क है तो वो हमसे पर्सनली भी पेन ड्राइव लेकर के ओरिजिनल सारे लेक्चर, वीडियो लेक्चर है जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो भी ले सकता है. वो भी हमने सेव करके रखे हुए हैं. ज्यादातर तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज्यादा कंप्रेस ना हो. कुछ ऐसे वीडियोज भी हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं. अगर साइज छोटा है, दो पार्ट में हमने अगर उसको ब्रेक कर लिया है तब भी हम कोशिश करते हैं ओरिजिनली भेजें. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंप्रेशन. ये तीनों टास्क जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, दिस इज बेसिकली यूजर इंटरेक्टिव, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू टास्क जितने भी आपके हैं. ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, ऑल डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर एज नेम सजेस्ट. सेवेंथ है आपका application layer. This layer is purely dedicated to the user support. The application layer enables the user, whether human or software, to access the network. It provides user interface and support for service such as email, remote file access and transfer, शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज. जितनी भी यूजर इंटरेक्टिव प्रोसेस वाया नेटवर्क इज पॉसिबल बाय ओनली एप्लीकेशन लेयर. जितनी भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वो चाहे क्लाउड का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे सिंगल अलाउन हो, चाहे कहीं भी हो, जितना भी इंटरेक्शन करते हैं वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो सर्विसेज इजिली आप एक्सेस कर पाते हैं, दिस is only possible by the application layer. There are various responsibilities or functionalities of application layer. First one is network virtual terminal.
इसको मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपने वीएनसी नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, वीएनसी एक सॉफ्टवेयर होता था, पहले चलता था, हालांकि अब तो बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी हो गई है तो अब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। बाय द वीएनसी सॉफ्टवेयर you can access or control the system of your client remotely to your ends, मीन्स सेंडर एंड से आप डायरेक्टली उसके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल आपका होगा। ठीक है, बस करना क्या होगा, सॉफ्टवेयर की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की दूसरी कॉपी उसके पास होनी चाहिए, किसी एक को सर्वर बना लीजिए, और चाहे आप सर्वर बन जाइए चाहे उसको सर्वर बना लीजिए, या वाइस वर्सा, और कोई एक क्लाइंट हो जाएगा। देन यू कैन कंट्रोल ऑल द प्रोसेस, मींस आप उसको शट डाउन भी कर सकते हैं। बस ये है कि ये इस सॉफ्टवेयर की एक कमी थी कि आप उसको बूट नहीं कर सकते। ये प्रोसेस सिर्फ होगा जब जो क्लाइंट आपका होगा वो सिस्टम को बूट कर ले, बस इसका यही एक ड्रॉबैक था। तो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल टर्मिनल using network concept. A network virtual terminal is a software version of physical terminal and allow users to log on a remote host. To do so, the application create a software emulation of terminal at the remote host. I already told you. The user's computer talk to software terminal, which in turn talk to the host and vice versa. The remote host believes it is communicating with one of its terminal and allows you to log on. सारा प्रोसेस होता है, बस आपको बूट करना है, बाकी पूरा लॉगिंग का प्रोसेस सब कुछ वो करेगा। बस यही इसका यहाँ पे एक ड्रॉबैक था, बाकी सारे कमांड सारे प्रोसेस आप एक्सेस कर पाएंगे। मतलब लगेगा कि आप यहाँ बैठे बैठे उसके सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अपने ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं। सेकेंड वन, फाइल ट्रांसफर। एक्सेस एंड मैनेजमेंट। FTAM। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम जरूर याद रखिएगा। अगर आप इनके नाम और सही से समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो एक्सप्लेन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो दिस एप्लीकेशन अलाउ यूजर टू एक्सेस फाइल इन रिमोट कंप्यूटर, मीन्स यू कैन मेक चेंज और रीड, कुछ भी आप कर सकते हैं। टू रिट्रीव फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर एंड टू मैनेज और कंट्रोल फाइल्स इन अ रिमोट कंप्यूटर, सब कुछ आप कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एवरी टास्क जो भी आप करना चाहते हैं वो आप रिमोटली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन। और इसमें जो यूज होता है प्रोटोकॉल, उसको कहते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी एप्लीकेशन लेयर हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, इन एप्लीकेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहां पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP और एक TFTP होता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें मेल एजेंट एक होता है, यूजर एजेंट होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा। दिस इज रिप्लिका ऑफ ईमेल, जो भी हम लोग सर्विस इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेल सर्विसेज। ये सभी आप लोग अवेयर हैं। ईमेल, दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस फैसिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। फोर्थ वन इज डायरेक्टरी सर्विसेज, बहुत आजकल यूज हो रहा है। डायरेक्टरी सर्विसेज, the application layer provides distributed database sources and access for global information about various objects and services. Means you can directly imagine, जैसे कि Windows 10 में वन ड्राइव की फीचर है, या और भी जगह क्लाउड, जो क्लाउड पे आप अपना डेटा रखते हैं, या वन ड्राइव की फैसिलिटी है। तो यूजिंग दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर इज मैनेज बाय डायरेक्टरी सर्विसेज ऑफ एप्लीकेशन लेयर। जो डायरेक्टरी सर्विस है वो बिल्कुल वही है जैसे कि जो फैसिलिटी आपकी मिल रही है वन ड्राइव में या क्लाउड सिस्टम में आप अपना डेटा रख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे अपना डेटा रख रहे हैं, डायरेक्टरी बना करके अपना फोल्डर और लोकेशन बना करके शेयर कर रहे हैं। दिस इज नोन एज डायरेक्टरी सर्विसेज। या चैनल, आजकल देखिए यूट्यूब पे
चैनल बन जाते हैं। तो चैनल बनाना ही द प्रोसेस ऑफ आल्सो डायरेक्टरी सर्विसेज, यानी चैनल बनाने का मतलब आपने एक डायरेक्टरी बना ली उस पर्टिकुलर ग्लोबली जो आपका डिवाइस है, ग्लोबली सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ OSI मॉडल। इसमें किसी को किसी भी लेयर में कोई प्रॉब्लम है तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि ये मैंने दोबारा बताया है, कई बार ट्यूट में भी पूछा है, उसके बाद भी लोग बता नहीं पा रहे थे। कुछ लोग ने कहा सर इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसलिए मैंने कहा इनको एक बार बता देते, क्योंकि ये बेसिस है। आप देखिएगा जब एंड सेमेस्टर का पेपर आप मिलेगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे। दो मिनट में सभी लोग अटेंडेंस अपनी लिख दीजिए। ओनली 49 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। फोर्टी नाइन थे, अब इस समय 47 स्टूडेंट बचे हुए हैं। मैं भी एक बार फिर से अटेंडेंस लूंगा। सो नाउ कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मे बी कुछ लोगों को डाउट है होगा, कुछ लोगों ने तो बताया कि उनको ये प्रॉब्लम है और कुछ लोगों को और भी होगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूं। द चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम। देयर वर two methods of allocation of channel, that is static channel allocation and dynamic channel allocation। बहुत लोगों ने बताया कि they are comfort with dynamic channel allocation because उसमें बहुत बड़े टास्क था नहीं, only 5 to 6 key assumptions were there। मीन्स स्टेशन मॉडल है, सिंगल चैनल एजम्पशन है, कोलिजन एजम्पशन है, टाइम स्लॉटेड टाइम, कैरियर सेंस एंड नो कैरियर सेंस। दीज आर some 4 to 5 key concepts or elements assumption. To understand the assumption they can manage dynamic channel allocation, but static channel allocation में कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं। So first of all you must know or aware about the sending of data from sender to receiver। होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रोसेस क्या है, चैनल क्या होता है, और ये प्रोसेस में, ठीक है अटेंडेंस ओवर हो गई, अब हो गया, ये प्रोसेस में कैसे प्रॉब्लम आती है, और इसी के बाद कंजेशन, कोलिजन, ये सब आपके कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम रेज होते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि बिफोर यू आर इनिशिएटेड एनी डेटा टू सेंड the receiver or another machine, there are number of possibilities or mechanism to do the process। जो भी आपका मैसेज है या डेटा है वो ब्रेक हो जाता है इनटू द स्मॉलर यूनिट, जिनको हम लोग कहते हैं फ्रेम या सेल डेटा। फ्रेम को कंबाइन कर देते हैं पैकेट्स में, और जो पैकेट का कॉम्बिनेशन होता है नोन एज मैसेज। तो जब भी कोई फ्रेम आप सेंड करते हैं, स्मॉलर यूनिट को आप सेंड करते हैं, तो there require a network or a channel by which you can process your job to send your data from your station to another station। There may be some problems or possibilities that your data may be hacked or accessed by unauthorized person, may be
there are some traffic, channel is very busy, whatever you kept or use, your data may be collide. ठीक है, ये भी कुछ पॉसिबिलिटी रहती है, या कोलिजन के बाद कुछ ऐसा भी होता है कि आपका डेटा लॉस हो जाए या कंप्रेस हो जाए, मिल जाए, मतलब जो भी आपने पैकेट के फॉर्म में भेजे हुए थे वो डेटा जब कोलाइड कर जाएगा तो लॉस ना हो लेकिन वो मिक्स हो जाए, तो आप रिसीवर एंड पे यू आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल स्ट्रीम ऑफ बिट्स, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी रेज हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम को ही दो मेथड जो कि हम स्टैटिक चैनल लोकेशन और डायनेमिक चैनल लोकेशन के थ्रू सॉर्ट आउट, पहले तो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया गया फिर सॉर्ट आउट किया गया, एंड इसमें मेन टाइम कितना कंज्यूम होता है, क्योंकि मेनली कंसर्न अबाउट टाइम, पैकेट तो आप दोबारा रीसेंड कर देंगे लेकिन जो आपका टाइम लॉस होगा क्योंकि ऑलरेडी चैनल इज whatever allotted to you is limited period of time, ये अदर रिसोर्सेज जो है वो बिजी हैं, प्रोसेस आल्सो वेटिंग फॉर रिसोर्सेज टू यूज देयर सेंड योर डेटा, ये सब की वजह से ही मेन प्रॉब्लम फेस की जाती है, इसलिए टाइम फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके पहले हम आपको ऑलरेडी मल्टीप्लेक्सिंग बता चुके हैं जिसमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द की फैक्टर, बिकॉज व्हेनेवर यू हैक या एक्वायर एनी चैनल इट्स इंपॉर्टेंस इज मेन इट्स फ्रीक्वेंसी। सो द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टैटिक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इजिली वी कैन recognize with the help of queuing theory problem। queuing theory problem, जो क्यू आप परफॉर्म करते हैं, जो क्यू मैनेज होती है, जो आपकी बनती है, उसकी प्रॉब्लम उसके थ्रू इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सिंबल्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज टी, कैपिटल टी क्या होता है? सो टी इज द मीन टाइम डिले। पहले तो आप सिंबल समझ लीजिए तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी कि इनका मतलब क्या है। देन सी, फॉर्मूला जो आपका था ना 1/μc माइनस लैम्डा, तो उनके सिंबल्स आपको जानने बहुत जरूरी है। सी है चैनल की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ चैनल, एंड लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा? Lambda is the arrival rate of frames in frame per second। ध्यान रखिएगा, फ्रेम पर सेकेंड, एंड ईच फ्रेम हैविंग अ लेंथ, जो कि हम आपको प्रोबेबिलिटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, एंड इट्स डेंसिटी विल बी, जो चैनल की डेंसिटी होगी दैट इज 1/μ। दिस इज कैलकुलेटेड विद द क्यूइंग थ्योरी प्रॉब्लम, बिट्स पर फ्रेम। पहले तो ये मेन आपको कॉन्सेप्ट या सिंबल समझने होंगे। डेंसिटी जो आपकी एक्चुअल में होगी, जो चैनल आपके थ्रू जा रहे हैं, फ्रेम आपके ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें टी मीन टाइम डिले है जो कि देर से पहुंच रहा है रिसीवर एंड पे। सी इज द कैपेसिटी ऑफ चैनल, एक चैनल कितने फ्रेम को हैंडल कर सकता है उसकी कैपेसिटी हो गई। लैम्डा अराइवल रेट इन फ्रेम पर सेकेंड, एंड डेंसिटी आपकी 1/μ, दैट इज योर डेंसिटी। सो द क्यूइंग थ्योरी प्रॉब्लम, क्यूइंग थ्योरी प्रॉब्लम, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस सिलेबस एंड द कॉन्सेप्ट। हमको बस इतना जानना है, क्यूइंग थ्री प्रॉब्लम से नॉर्मन जो आपके अब्रामसन थे उन्होंने इस टाइम को जो कैलकुलेट किया दैट वाज टी इक्वल टू 1/μc माइनस लैम्डा। ठीक है, ये क्यूइंग थ्योरी प्रॉब्लम से नॉर्मन से अपने ऑब्जर्वेशन, क्योंकि दिस इज रिसर्च वर्क ऑफ जॉन नॉर्मन एंड नॉर्मन अब्रामसन, इनका ये रिसर्च वर्क अपना था, उसके थ्रू इन्होंने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया कि टोटल टाइम जो आपका लगता है या सर्विस टाइम जो भी आपको लगता है विद द हेल्प ऑफ क्यूइंग थ्योरी, दिस इज 1/μc माइनस लैम्डा, जिनके सिंबल सारे हमने आपको यहां बता दिए। ये समझना बेहद जरूरी है। ठीक है,
सो अगर साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अब इसके बाद अगर आपका प्रोसेस चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ चैनल्स आपके बढ़ चले जाते हैं, नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ जा रहे हैं बस, और उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। सो लेट अस डिवाइड द सिंगल चैनल इनटू एन इंडिपेंडेंट सब चैनल। जो आपको एक चैनल मिल गया, उसके बाद नंबर ऑफ चैनल्स आपने उसी में बढ़ा लिए, जो बैंडविड्थ मिली उसमें भी आपने क्या किया, उसको भी बाइफरकेट कर दिया। क्योंकि आप सभी ने देखा है जब हम लोग के पास कनेक्शन आता है तो कनेक्शन एक ईथरनेट के थ्रू या किसी भी केबल के थ्रू आता है या वाईफाई के थ्रू भी आता है, तो एक जगह आपका फिक्स्ड राउटर लगा होता है, उसके बाद नंबर ऑफ मशीन्स डिवाइसेस आप उससे कनेक्ट कर लेते हैं, जिसको सबनेटिंग कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके एड्रेस, आईपी एड्रेस भी फर्दर बाइफरकेट कर दिए जाते हैं। एक आपका मेन गेटवे होता है, उसके बाद सबनेटिंग हो जाती है। तो अगर सपोज करिए 10.10.26.30 है मेन आईपी, तो उसके बाद उसके जो है, क्योंकि 30 इज द आईपी जो है वो उस मशीन की, आपकी मशीन की है, और 10.10.26 ओरिजिनल है। इसके बताएंगे 10 क्या होता है, फिर 10 क्या होता है, 26 क्या होता है, और बचा हुआ 30 क्या होता है। तो 26 के बाद फिर से उसका बाइफर्केशन हो जाता है, सबनेट जिसको कहते हैं। तो यानी 26 के बाद 31 हो गया, क्योंकि 30 मेन मशीन का नंबर है, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया। यानी एक चैनल से आपने डिफरेंट चैनल्स बना लिए, तो आपने नंबर ऑफ चैनल्स आपके कैपिटल एन हो गए। ठीक है, तो कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी, वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगी चैनल की, क्योंकि टोटल चैनल की कैपेसिटी तो आपकी सी है, और जब चैनल्स आपके एन हो गए तो जो टोटल कैपेसिटी अब आपकी यहां से जो बची हुई थी वो डिवाइड हो जाएगी, वो हो जाएगी सी बाई एन। समझ रहे हैं? और जो फ्रीक्वेंसी है या इनपुट रेट है आपका सब चैनल का, वो भी अब आपका डिवाइड हो जाएगा। जो कि आपका यहाँ लैम्डा हुआ करता था वो भी डिवाइड हो जाएगा एन से, वो हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन एन, बस, और कोई अंतर नहीं है इसके बाद। तो जो आपकी और ये होता किससे, जो हम कहते हैं डिवाइड हो जाएगा, बाइफरकेट हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो होता है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यही होता है कि एक सिंगल लाइन को मल्टीप्लेक्स कर देना, यानी उसको रिफ्लेक्ट कर देना नंबर ऑफ डिफरेंट सब लाइन्स। ठीक है, इनके थ्रू ये आपका बाइफरकेट हो जाएगा और डिफरेंट नए नए चैनल्स बनते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, डेफिनेटली वो जो भी स्पीड है या जो कैपेसिटी है वो डिवाइड हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ जो उसकी एक्चुअल इफेक्ट है, जो उसकी एक्चुअल थ्रूपुट है, उस पर भी डिफरेंस आएगा। तो जो अब टाइम हो जाएगा TFDM, यानी फ्रीक्वेंसी आपने डिवाइड कर दी, टोटल टाइम आफ्टर इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आप क्या करिए, इसी फॉर्मूले में वैल्यू आप अपनी पुट कर दीजिए। तो जो आपका फॉर्मूला था 1 अपॉन म्यू सी, तो म्यू तो किनारे हो गया, तो सी हो गया वो आपका सी बाई एन हो गया, और जो लैम्डा था वो आ गया लैम्डा बाई एन। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, म्यू और 1 अपॉन एन आपका कॉमन आ गया। ठीक है, ये आपका यहां पे हो गया। ऑटोमेटिकली आपका क्या हो सकता है, 1 अपॉन एन को ऊपर भेज दीजिए, तो टोटल जो टाइम टी आपका एफडीएम जो हो गया वो आपका हो गया एन इंटू टी। बस यही इसमें करना है कि एक चैनल के लिए ये है, तो एन चैनल अगर हो जा रहे हैं तो एन चैनल के लिए फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा। एन चैनल के लिए आपने फॉर्मूला ये बना लिया। समझ रहे हैं? और इसमें कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। समझ रहे हैं सूरज चौबे? सूरज चौबे है कि चले गए? हाँ, समझ में आया। मेन आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी तो सिंबल्स में आ रही होगी और कॉन्सेप्ट में आ रही होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला ये ऑलरेडी क्यूइंग थ्योरी से बनाया, ड्राइव किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मेन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपको या तो सिंबल नहीं पता होंगे कि टी क्या है, सी क्या है, लैम्डा क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ऑलरेडी जो आपका प्रूव्ड वर्क है उन्होंने कैलकुलेट किया होगा और उसके बाद इसको प्रूफ किया कि इसकी वैल्यू ये होती है टी।
और उसके थ्रू अगर चैनल सब चैनल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे एक्चुअल में होता कैसे, जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है सबनेट वाला, अभी हम यहाँ नहीं बता पाएंगे। उसमें 3-4 डोमेन होते हैं। इवन जब हम नाम लिखते हैं, जो डोमेन नेम लिखते हैं, किसी वेबसाइट बनाते हैं, तो जब वेबसाइट में edu आप देखते हैं, .in पढ़ते हैं, .org होता है, .ac होता है, इनका भी मीनिंग एक पर्पज होता है कि कैसे हो रहा है। इसमें कंट्री कोड जो है आपका जेनरिक कोड, ये सब इंक्लूड होते हैं। और दिस प्रोसेस इज नोन एज सबनेटिंग। तो जब ये डिवाइड हो जाएगा n चैनल में, तो उसकी ऑटोमेटिकली जो है फ्रीक्वेंसी, जो विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसका टाइम आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो जो कैपिटल टी है वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा n में। समझ रहे हैं? तो वो ऑटोमेटिकली जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो उसको एक चैनल से जो आपने कैलकुलेट किया उससे मल्टीप्लाई करें, तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि जैसे डिवाइड होगा वो एक चैनल का टाइम बन जाएगा। नेक्स्ट कम टू द CSMA। CSMA बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट प्रोटोकॉल है 802, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क था IEEE का, और इसके नंबर ऑफ वर्जन्स थे, नंबर ऑफ वेरिएशंस थे। तो CSMA जो था वो 802.3 था सबसे पहले। ठीक है, लेकिन जब हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो आपको पहले समझनी चाहिए। वो अगर आपको समझ में आएंगी तो आगे का प्रोटोकॉल की वर्किंग क्या होती है, क्योंकि फ्रेम फॉर्मेट तो फिक्स है, वो भी हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। फ्रेम फॉर्मेट तो डिस्क है, जिसमें कि आपका परमेबल है 7 बाइट का, जो आपका स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर है SFD वो 1 बाइट का है, डेस्टिनेशन एड्रेस आपका 6 बाइट का है, सोर्स एड्रेस 6 बाइट का है, जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है जिसके जो है उसमें 2 बाइट का होता है, डेटा अनलिमिटेड होता है, और उसके बाद जो चेकसम लगा होगा वो 4 बाइट का होगा, टू प्रोटेक्ट द योर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ योर एक्चुअल मैसेज। लेकिन इससे पहले आपको मेन कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। सबसे पहले होता है सेंसिंग क्या होता है, कैरियर सेंसिंग क्या होता है। ठीक है, तो कैरियर सेंस में एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, कैरियर सेंस का काम क्या है। So the source station listen to the cable to determine if the bus मेन जो क्या हो रहा है, जो भी आपकी टोपोलॉजी है वो फॉर्म होती है। जब भी नेटवर्क आप कोई भी स्टैब्लिश करते हैं तो किसी ना किसी टोपोलॉजी को कंसीडर करते हैं, चाहे वो बस टोपोलॉजी हो, स्टार हो, रिंग हो, मैश हो, या ट्री टोपोलॉजी। तो ये मेन जो पॉसिबिलिटी रहती है वो बस की सबसे कॉमनली और जो ईज ऑफ यूज के लिए यूज होता है वो होता है बस टोपोलॉजी। सो इन बस टोपोलॉजी देयर आर मैनी नंबर ऑफ कोलिजन्स में अकर इफ देयर आर एनी नॉइज लिसन बाय द यूजर, इट वेट्स अंटिल द बस इज फ्री, एल्स इट ट्रांसफर द पैकेट। दिस ऑपरेशन इज नोन एज कैरियर सेंसिंग। कैरियर सेंस का मतलब ही यही होता है कि पता लगा लेना कोई नॉइज है कि नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी तो नहीं कि आपका डेटा कोलाइड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ अनवांटेड ऑलरेडी थ्रेड्स वहां पे है और आपने चेक नहीं किया, पैकेट अपना सेंड कर दिया तो आपका कैप्चर हो गया। ये प्रोसेस को ही कैरियर सेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन source station continues to listen to the cable to detect if another station has also initiated a transmission, thus causing a collision. This process is known as collision detection. समझे, कैरियर सेंस से ही, कैरियर सेंस का आपने काम सुन लिया, लेकिन वो क्या डिटेक्ट करता है, किस थ्रेट से अवेयर रहता है, किस थ्रेट का उसको मेन ध्यान रखना है, उस प्रोसेस को कहते हैं कोलिजन। और इस जो कोलिजन को डिटेक्ट कर लेता है इसको कहते हैं कोलिजन डिटेक्शन। ये सबसे पहला समझना जरूरी है, ये अगर आपको आ गया समझ में तो कोई प्रॉब्लम फिर नहीं। उसके बाद मेन आता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, प्रूव करके बताया कि जो भी चैनल होगा
जब भी आपको चैनल मिल जाएगा, जब भी आप चैनल एक्वायर कर लेंगे, तो आप अपनी ईज ऑफ यूज के लिए उस चैनल को सबनेट में बदल देंगे। आप चाहते हैं कि आपके नंबर ऑफ जो पैकेट्स है, फ्रेम्स है, वो अलॉटेड टाइम में चले जाए इजिली, तो आप क्या कर देंगे, उसको बाइफरकेट कर देंगे, तो आपको जो चैनल होगा वो मल्टीपल पैकेट को लेकर के चलेगा। इसीलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है कैरियर सेंस ऑफ मल्टीपल एक्सेस, उनको कैसे हैंडल करेगा। उसके बाद इसके दो वर्जन होते हैं, एक कोलिजन अवॉइडेंस और कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन में तो पता लगा लेगा, कोलिजन अवॉइडेंस में वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा। अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, वो जो पाथ होते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का मेन काम होता है रूट डिसाइड करना और शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करना। तो साथ ही साथ आपने कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो प्रोटोकॉल है इसको भी यूज कर लिया, तो क्या करेगा कि वो पहले से आपको बता देगा विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर रूटिंग प्रॉपर्टी के थ्रू आप बेस्ट पाथ वो एक्वायर कर लेंगे जिसमें कंजेशन भी ना हो, कोलिजन की पॉसिबिलिटी भी ना हो और शॉर्टेस्ट भी। समझ रहे हैं? ये प्रोसेस नेटवर्क लेयर के थ्रू आप परफॉर्म करते हैं, इसमें इसकी भी हेल्प ली जाती है। सीएसएमए का सिर्फ ये काम है। और जो हमने आपको फ्रेम फॉर्मेट बनाया था, जब वो इस तरह से आप पॉसिबिलिटी कर लेते हैं कोलिजन डिटेक्शन वाला या कोलिजन अवॉइडेंस वाला, तो वो फ्रेम फॉर्मेट जो एक्चुअल में हम फ्रेम बताते थे, अब डेटा उस फ्रेम फॉर्मेट में होके जाएगा। मतलब डेटा वही है लेकिन उसके साथ पूरा फ्रेम फॉर्मेट बना हुआ है। तो वैसे ही जैसे एक नॉर्मल पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन कहीं भी जा रहा होता है, कहीं ट्रेवल कर रहा होता है, और दूसरा अपने वीआईपी चाहे पीएम हो चाहे होम मिनिस्टर हो, उनका पूरे एक क्या जाता है, पूरा एक कह सकते हैं प्रोटोकॉल उनके साथ जाता है, उनकी फ्लीट मार्च होती है, उसको फ्लीट कहते हैं। ठीक है, उसमें जैमर एमर सब लगे होते हैं, और साथ ही साथ एक जो है ग्रीन कलर की जो एक फ्लैग लेकर के जाती है गाड़ी सबसे पहले, और आखिरी में रेड कलर की फ्लैग वाली गाड़ी रहती है, पूरा फ्लीट मार्च करता है। तो सीएसएमए भी जो हमने आपको फ्रेम फॉर्मेट बताया है, उसी तरह सीएसएमए भी काम करता है कि पूरे डेटा को उस फॉर्मेट में इंक्लोज करके ही भेजता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी जो आपके कोलिजन की है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। समझ रहे हैं सूरज? अब कुछ समझ में आया? बाकी फ्रेम फॉर्मेट हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद भी अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि कोई और टॉपिक, क्योंकि जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी मैं रिवीजन ही लूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या गूगल क्लासरूम में भी स्ट्रीम में आपको अगर लग रहा है, या मुझे पर्सनली फोन कर लेंगे, तो हम आपके टॉपिक जो भी प्रॉब्लम वाले हैं उनको भी कवर कर लेंगे। हमने तो जो डिसाइड किया वो तो हम बात बताएंगे ही, सीएसएमए का फ्रेम फॉर्मेट बता देंगे, और भी एक दो टॉपिक जैसे स्विचिंग में कुछ लोग को दिक्कत आ रही थी उनको भी एक्सप्लेन कर देंगे। उसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक दोबारा से रिवाइज हो जाना चाहिए, इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं।